हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 देखने वाले हैं, न्यू सेंटर ऑफ पावर, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। टर्म 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं। पार्ट 2 देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज की इस वीडियो में कुछ और बचे हुए क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सिलेबस आपके सामने एक बार देख लो। लास्ट वीडियो में हमने यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स आपको करा दिया था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिए थे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, मुझे किसी बच्चे ने कमेंट में याद दिलाया कि ब्रिटेन जो है उसने एग्जिट कर दिया था यूरोपियन यूनियन से, तो इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। आप कहोगे तो मैं एक अलग से ब्रेग्जिट पे वीडियो बना दूंगा, छोटा सा आपको समझा दूंगा कि आखिर हुआ क्या था ब्रेग्जिट, क्यों मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट किया था। और एग्जिट तो कर दिया, लेकिन अभी भी कई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या ट्रेड वगैरह के मामले आते हैं, तो अभी भी ब्रिटेन उसमें शामिल होता है। ये मत सोचना कि उसने एग्जिट कर दिया तो उसमें शामिल ही नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये सिलेबस का नहीं होगा, लेकिन देखेंगे कभी बाद में। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट के ऊपर, यानी कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, रसिया, चाइना, इंडिया, इजराइल से, तो इसको देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको बताना था कमेंट के अंदर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स क्या है, और एक ही बच्चे ने मुझे रिप्लाई करा केवल कमेंट में, मतलब एक ही बच्चे ने कमेंट में इसका आंसर लिखा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप प्लीज़ उसका आंसर लिखा करो। ठीक है, अपने नाम के साथ जरूर लिखा करो। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे अपने जो आगे की क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव है कि जो ब्रिक्स के देश हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रेड हो सके। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके, इन्वेस्टर यहाँ पर आए, यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाया जाए ताकि इन्वेस्टर यहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट करें, इनके बीच में ट्रेड बढ़े, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू इनहेंस मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी, यानी मार्केट जो एक्सेस अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ाया जाए। तीसरा है टू प्रमोट पीस, यहाँ पे शांति जो है उसको स्थापित किया जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, और कोऑपरेशन इनके बीच में हो, जो ब्रिक्स के राष्ट्र हैं इनके बीच में एक कोऑपरेशन बने। ठीक है, व्यापार हो, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, चार देश हैं आपके सिलेबस में, इन चारों से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि चारों देश ऐसे हैं जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है कहीं ना कहीं उसको प्रभावित कर सकते हैं, इनके अंदर वो क्षमता है, इसलिए ये आपके सिलेबस में डाले हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट मेक्स रसिया और न्यू सेंटर ऑफ पावर, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो रसिया को एक न्यू सेंटर ऑफ पावर बना सकती है, या फिर इसको एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में देखा जा सकता है रसिया को। ऐसी कौन सी चीज है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको पता है कि जब यूएसएसआर था तब तक तो सही था, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो उसका सक्सेसर कौन बना, उसका सक्सेसर बना रसिया, यानी यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन बना, रसिया। ठीक है, तो ये इसका एक पावरफुल उत्तराधिकारी है, आप ये देख सकते हैं। तो एक पॉइंट ये बन जाता है। दूसरा, आपको पता होगा कि रसिया जो है इसको परमानेंट सीट मिली हुई है, किसकी, यूएनएससी की, यानी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी है, इसका ये परमानेंट मेंबर है। और परमानेंट मेंबर है तो इसको एक फायदा है, फायदा क्या है, इसके पास वीटो पावर है, और जिसके पास वीटो पावर है तो वो पावरफुल तो वैसे ही हो जाएगा, समझ जाओ आप। तो ये भी इसके लिए सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद देखो, रसिया जो है वो कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसका मेंबर है। अब वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ग्रुप 8 हो गया, ग्रुप 8 जिसमें डेवलप देश आते हैं, द काउंसिल ऑफ यूरोप इसका भी ये मेंबर है, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप इसका भी ये मेंबर है। आपने ये कॉमनवेल्थ वाला जो संगठन मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था उसका भी ये CIS जिसको कहते हैं, CIS का भी ये मेंबर है। ब्रिक्स का तो मेंबर ये है ही, हमने पढ़ लिया ब्रिक्स पे पहले ही। तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, तो इसलिए भी ये पावरफुल हो जाता है और इसको न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा भी दो तीन पॉइंट और याद रखने हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि रसिया के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल है इसके पास, नेचुरल गैस है, और बहुत सारे मेटल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक तगड़ा पॉइंट हो जाएगा, इसको बिल्कुल आपको याद करना है। ये अगर कभी भी क्वेश्चन आए ना रसिया वाला, तो ये लाइन तो आपको बिल्कुल लिखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो, अगर हम इसको इकोनॉमिक टर्म्स में समझे रसिया को, तो बहुत ही पावरफुल है। इसको एनर्जी सुपर पावर के रूप में देखा जाता है रसिया को। क्यों क्यों देखा जाता है, क्योंकि इसके पास अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व है। और ये अगर एक्सपोर्टर के नज़रिए से देखें तो रसिया जो है एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के रूप में भी है, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है बहुत बड़े लेवल पे।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिलिट्री पावर की, तो ये देखिए मिलिट्री पावर की बात करें तो उसमें भी ये दुनिया में लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स में इसका नाम आता है। अगर आप लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स वाले देश गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा यूएसए, अमेरिका, फिर आपको इसमें दिखेगा रसिया, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा चाइना, इसमें आपको दिखेगा इंडिया, और इसके बाद फिर आपको फ्रांस वगैरह कई सारे देश दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉप, अगर टॉप 10 देश देखोगे आप उसमें, तो उसमें आपको रसिया भी दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रसिया जो है इसको हम एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान था। इसके बाद बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में, कि इजराइल जो है एक पावरफुल देश बनकर सामने आया है 21वीं सेंचुरी में, यानी 21वीं शताब्दी में इजराइल जो है एक ताकतवर देश बनकर उभर कर सामने आया है। तो ये आपको बताना है। तो अभी हमने रसिया के कुछ पॉइंट बताए, अब हम इजराइल के कुछ पॉइंट बताएंगे। ध्यान से देखो, आप देखो, इजराइल हैज इमर्ज्ड एज ए पावरफुल नेशन इन द 21st सेंचुरी, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो 21वीं शताब्दी में ये काफ़ी तेजी से एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर आया है। इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। डिफेंस के मामले में आपको काफ़ी आगे दिखेगा। आपने देखा होगा इजराइल में अभी हमास वगैरह जो हमले हुए थे, इस पर कितनी सारी मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इनके पास जो अपना डिफेंस सिस्टम है इतना मजबूत है कि एक भी मिसाइल बच के नहीं जाती है, सबको मतलब ये हवा में ही उड़ा देते हैं। तो आप समझ सकते हो कि डिफेंस के मामले में कितना आ गया। और इंटेलिजेंस के मामले में अगर आप मोसाद, इसकी जो खुफिया एजेंसी है, कभी उसके बारे में पढ़ना, तब आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा आ गया है इजराइल। तो ये इसके पॉइंट बन जाते हैं। इसके अलावा देखो, इजराइल जो है, अगर आज के समय में से देखें तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसे देखें तो काफ़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, ठीक है। इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर है। टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो कई सारे इनोवेशन यहाँ पे हो रखे हैं। इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी आगे है ये। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के मामले में देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी आगे है। तो ये कुछ इसके पॉइंट हो जाएंगे जिसमें आपको इजराइल के ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अगर मैं बात करूं इजराइल को, तो ये दुनिया में ना एकमात्र अकेला ऐसा देश है, ये छोटा देश है काफ़ी, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको छोटा सा दिखेगा। ये जो देश है ये एकमात्र ज्यूज वाला देश है। ज्यूज मतलब यहाँ पे ज्यूज लोग रहते हैं, यहूदी जिसको कहते हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, यहूदी लोग हैं ये। और इजराइल जो है अगर आप देखोगे मैप में तो अरब डोमिनेंस, यानी इसके अगल बगल में इधर उधर जहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको सारे अरब देश दिखेंगे। और अरब देश से इजराइल के बीच में और अरब देशों के बीच में काफ़ी विवाद रहे, कई सारे युद्ध हुए, लेकिन हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा होने के बाद भी इजराइल जो है हमेशा मतलब अपने आप को सेफ रखता है। यहाँ तक कि जो इसके अगल बगल के देश हैं वो भी मतलब कहीं ना कहीं इजराइल से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही भयानक है, बहुत आगे है मतलब इन सब मामलों में, याद रखना। अगर हम इसको इकोनॉमी के टर्म्स में देखें, समझें, तो इसने मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे मतलब काम किया है। इजराइल को दुनिया में एक सेफ देश माना जाता है। किस लिए सेफ माना जाता है? इन्वेस्ट के मामले में। दुनिया के बहुत सारे देश हैं अलग अलग जगह से, अगर आप एशिया से देखो या फिर आप यूरोप से देखो, मतलब अलग अलग जगह से आप देखोगे, अलग अलग महाद्वीपों से, वहां से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ट्रेड के मामले में काफ़ी आगे हो रहा है, एक्सपोर्ट के मामले में काफ़ी आगे हो रहा है। बहुत सारे देशों को मतलब इसकी तरफ से हथियार एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी आगे हो जाता है। और इसको अगर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टर्म्स में हम देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी पावरफुल है। बहुत सारे देशों के साथ इसके अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, भारत के साथ तो है ही, और अभी ये भी कहा गया है कि कुछ समय में देखे जाए तो जो अरब कंट्री है उसमें भी एक दो देशों के साथ इसने ट्रीटी करी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, इजराइल के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इजराइल पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप सर्च करेंगे, हिंदी में वो वीडियो है कंप्लीट, आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज ग्लोबल पावर इन 21st सेंचुरी। आप कैसे कह सकते हो कि जो भारत है वो 21वीं शताब्दी में एक वैश्विक शक्ति बन के उभर रहा है? तो इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट बताने हैं, तो ध्यान से देखो। एक को हाँ, इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को एक इमर्जिंग पावर बनाती है, या फिर इसको कह सकते हैं कि न्यू सेंटर ऑफ पावर बनाती है। तो देखते हैं इसके इंडिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं, ये आपको समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी में, तो भारत जो है वो काफी तेजी से एक उभरती हुई शक्ति के रूप में सामने आया है। तो ये आप पहला पॉइंट तो आप यही बता दोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ की जनसंख्या है, यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है यहाँ का, जो इसकी स्ट्रेटेजिक
पोजीशन है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मतलब काफ़ी ऊपर आता है भारत। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखें, देखो अगर भारत को हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का, ठीक है, 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उसका लक्ष्य रखा हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो लक्ष्य है ये पूरा होगा नहीं होगा ये बात की बात है। इसके अलावा एक और लक्ष्य यहाँ पे ये भी है कि एक बहुत बड़ा मार्केट बनाना है भारत को, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा कंपटीशन वाला बाजार बनाना है। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो 200 मिलियन के करीब जो लोग हैं भारत के, जो निवासी हैं, जिसको हम एनआरआई के रूप में देख सकते हैं या फिर माइग्रेंट के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, भारतीय मूल के लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत कितना पावरफुल है और 21वीं सेंचुरी में काफ़ी मतलब उभर कर सामने आया है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट है उसे भी समझिए। देखिए ये कहा जाता है कि अगर हम स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें या सामरिक महत्व देखें तो भारत की मिलिट्री की अगर हम बात करें तो भारत जो है मिलिट्री के क्षेत्र में भी अब सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, देखो मैं आपको बताऊं कि पहले ना दूसरे देशों से ज़्यादा मतलब हथियार वगैरह खरीदे जाते थे, ज़्यादातर जो डिफेंस की चीज़ें होती थी वो बाहर से खरीदी जाती थी। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भारत में ही हथियार वगैरह बनाए जाने लगे। और एक चीज़ ये भी है कि भारत में बने हुए कुछ हथियार अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ नाव वगैरह जो होता है ये चीज़ें भी बनाई जाने लगी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेक इन इंडिया की जो स्कीम है इसके तहत क्या है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि भारत को हम क्या करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत की इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है। तो ये जो चेंजेस हैं ये सभी चेंजेस कहीं ना कहीं भारत को एक इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर बनाते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो ये कुछ पॉइंट आप भारत से रिलेटेड बता सकते थे। इसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द 2 मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द चाइनीज लीडरशिप इन 1970s। 1970 के दशक में अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी दो बड़े मतलब पॉलिसी या बड़े डिसीजन थे जो चाइनीज लीडरशिप ने ली थी जिसकी वजह से चाइना को फायदा हुआ, ये बता सकते हो। इसके अलावा ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है कि आपको ऐसे कोई 4 पॉइंट बताने हैं, ठीक है, या 4 ऐसी कोई इनकी पॉलिसी बतानी है जिसकी वजह से चाइना जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ, काफ़ी तेज़ी से मतलब इसका विकास हुआ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखना है, मैं आपको सारे पॉइंट बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि चाइना जो है कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बाकी देशों ने अपनाया था पर इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। इसने अपनी जो इकोनॉमी है उसको कुछ ऐसे डिसीजन लिए यहाँ के लीडर ने जिसकी वजह से चाइना जो है पहले इतना डेवलप नहीं था, उस डिसीजन की वजह से डेवलप हो गया। तो वो कौन से डिसीजन है ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना पहले क्या करता था, एक आइसोलेशन वाली पॉलिसी अपना रखी थी कि अपने देश में ही इनको ट्रेड करना होता था, देश की बनी हुई चीज़ों को ही खरीदते थे, उससे जो पैसा आता था उसी चीज़ों से मतलब ये अपने डेवलपमेंट पे लगे रहते थे, दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं था, आइसोलेशन वाली स्थिति में थे ये, ज़्यादा व्यापार वगैरह नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या करा, चाइना ने अपना जो आइसोलेशन वाला जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया और रिलेशन बनाए किसके साथ, यूएसए के साथ। 1972 में यूएसए से अपने रिलेशन सुधारे और जो ट्रेड था उसको बढ़ाया, ये कह सकते हैं एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ के पीएम जो थे इनका नाम था चाओ एन लाई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चार क्षेत्रों में 1973 में क्या करा, मॉडर्नाइजेशन किया। अब वो 4 क्षेत्र कौन से थे, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, इन 4 क्षेत्रों में मॉडर्नाइजेशन किया। इसकी वजह से भी चाइना को क्या हुआ, फायदा हुआ। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो 2 पॉइंट आप यही बता सकते थे। इसके अलावा देखो आगे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये याद रखना। यहाँ के एक नेता थे देंग शाओपिंग, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी चाइना में लागू कर दी। पहले चाइना क्या करता था, दूसरों से ज़्यादा व्यापार वगैरह नहीं करता था, ट्रेड वगैरह, लेकिन अब इन्होंने ओपन डोर जो पॉलिसी लेकर आए, इसके तहत इन्होंने कहा कि भाई आओ चाइना में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और चाइना ने क्या करा, अपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को बनाना शुरू करा और फिर उसके बाद दुनिया के देशों में बेचना शुरू करा, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी होता था। अब आज के समय में देखें तो चाइना इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉलिसी का नतीजा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका तीसरा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है ये।
इसके बाद देखिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया तो इससे भी इनको फायदा हुआ। इन्होंने क्या करा 1982 में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किया, इससे कि काफी इनको फायदा हुआ। इसके बाद इन्होंने 1998 में इंडस्ट्री का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, इससे भी इनको बेनिफिट मिला। तो ये इसके 4 ऐसे पॉइंट है जिसने चाइना को बिल्कुल बदल दिया। इन 4 पॉइंट की वजह से, ये 4 आप पॉलिसी कह सकते हो, इन पॉलिसी की वजह से चाइना काफी ज्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा हैरान करता है कि चाइना डेवलप तो हो रहा था लेकिन वहां पे फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिल रहे थे। तो क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब करना है आपको कोई ऐसे 4 पॉइंट जो कि बताता है कि चाइना में जो चेंज हो रहा था, जो इकोनॉमिक सिस्टम वहां पे जो चेंज हो रहा था, फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ नुकसान झेलने पड़े थे, वो क्या थे। तो देखो ये बहुत मतलब हैरान करने वाली चीज है कि चाइना की जो इकोनॉमी थी वो इम्प्रूव तो हो रही थी लेकिन फिर भी उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यानी कुछ प्रभाव जो थे वो चाइना के लोगों में देखने को मिले। ठीक है, वो ऐसे कौन से पॉइंट है जो देखने को मिले, ये समझाता हूं यहां से। पहला पॉइंट देखो, इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। क्या हुआ कि द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन इक्वली रिसीव, यानी जो रिफॉर्म्स किए गए थे चाइना में उसके जो बेनिफिट थे वो सभी में समान रूप से नहीं मिले, सभी को मतलब समान रूप से वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे थे। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो लगभग 100 मिलियन जो पीपल हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार थे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। चाइना डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फायदा है उसका वो सबको नहीं मिल पा रहा। 100 मिलियन के करीब लोग जो थे यहाँ पे अनएम्प्लॉयड थे। दूसरा पॉइंट देखिए, फीमेल, अगर हम इसको यहाँ पे जो फीमेल एम्प्लॉय थी इनकी अगर कंडीशन देखें तो वो बहुत ही बुरी कंडीशन थी और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं यूरोप की कंडीशन से। यूरोप में कभी 18वीं जो 18 और 19 सेंचुरी में जो बुरे हालात होते थे वर्कर्स के, वही वाले यहाँ पे फीमेल वर्कर्स के भी यही हाल देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और देखो एनवायरमेंट, अगर हम एनवायरमेंटल अगर स्थिति देखें तो वो काफ़ी ख़राब थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था यहाँ पे। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो, चाइना में इनइक्वालिटी काफ़ी देखने को मिली थी शहरों में और रूरल क्षेत्र में और अर्बन क्षेत्र में। यहाँ पे जो रहते थे इनके बीच में एक काफ़ी खाई देखने को मिल रही थी, मतलब कुछ अमीर थे वो काफ़ी अमीर हो रहे थे, कुछ गरीब है तो काफ़ी गरीब हो रहे थे, ये वाला सिस्टम हो रहा था। तो ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पे समझने हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी इकोनॉमिकल रूप से देखें तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने ब्रिक्स वाला क्वेश्चन जो लास्ट में था वो कर लिया था। इसके बाद हमने यहाँ पे चाइना के बारे में पढ़ लिया है, इंडिया के बारे में पढ़ लिया, रसिया के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, इजराइल के बारे में पढ़ लिया। चारों के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP नाम से नया ग्रुप हमने बना रखा है, इसमें 21,000 के करीब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ जाइए, तो वहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक वगैरह होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूजर नेम है, और आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।